नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के एक बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है मिनिस्टर डिफेंस की तरफ से, जहाँ पर इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने इंडिया एंड रशिया के द्वारा मिलकर डेवलप की गई ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स को एक्सपोर्ट करने के लिए फिलीपींस गवर्नमेंट की डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है। बेसिकली ब्रह्मोस एक मीडियम रेंज सुपरसोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड साउंड से भी ज़्यादा फास्ट है और इन मिसाइल्स को सबमरीन्स, शिप्स, प्लेन्स और लैंड से लॉन्च किया जा सकता है और इस कारण इस मिसाइल को वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल कंसीडर किया जाता है। और क्योंकि चाइना अपने आसपास की सभी कंट्रीज को परेशान करता रहता है जिसमें फिलीपींस का भी नाम शामिल है और इसी कारण फिलीपींस इन सुपरसोनिक मिसाइल्स को इंडिया से प्रोक्योर करने वाला है जिसे वह उनके कोस्टल एरियाज में डिप्लॉय करेगा। बेसिकली लास्ट ईयर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट को अप्रूवल दे दी थी और उसी समय फिलीपींस गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया था कि वो इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल प्रोक्योर करने वाले हैं। लेकिन पिछले साल कोरोना पैंडेमिक के कारण फिलीपींस गवर्नमेंट के पास फंड्स की शॉर्टेज थी जिस कारण वो इन मिसाइल्स को प्रोक्योर नहीं कर पाए थे। लेकिन अब उन्होंने इन ब्रह्मोस मिसाइल को परचेज करने के लिए अप्रूवल दे दी है, पर अभी ये डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि फिलीपींस को कितनी ब्रह्मोस मिसाइल्स एक्सपोर्ट की जाएंगी। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है कानपुर उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर इंडियन रेलवेज ने कानपुर में मेमू ट्रेन की मेंटेनेंस के लिए एक न्यू कार शेड लॉन्च कर दिया है। ये मेमू कार शेड एक स्टेट ऑफ द आर्ट इको फ्रेंडली कार शेड है जिसका निर्माण कानपुर में 15 एकड़ के एरिया में किया गया है। इस कार शेड को सेटअप करने के लिए इंडियन रेलवेज की तरफ से 92 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई है। बेसिकली लास्ट ईयर रेलवे विकास निगम लिमिटेड ने अनाउंस किया था कि वो इंडियन रेलवेज के नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन के लिए कानपुर में मेमू ट्रेन की मेंटेनेंस के लिए एक न्यू कार शेड सेटअप करने वाले हैं, जिसे इवेंचुअली एंड सक्सेसफुली सेटअप कर लिया गया है। इस शेड को 75 kWp शेड, रूफ माउंटेड सोलर प्लांट, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग प्लांट एंड ग्रीन सोलार से डिजाइन किया गया है, जिसमें हैवी रिपेयर, वॉशिंग, इंस्पेक्शन, स्टेबल एज वेल एज एक डेडिकेटेड अंडरफ्लोर पिट व्हील लेथ भी अवेलेबल है और साथ ही साथ सर्विस शेड, स्टोर शेड, इलेक्ट्रिक सबस्टेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिक्योरिटी ब्लॉक्स भी अवेलेबल है। इस न्यूली बिल्ट न्यू कार शेड की मेंटेनेंस कैपेसिटी 22 रैक्स ऑफ मेमू ट्रेन की है और इस कार शेड की मदद से अब इंडियन रेलवेज का नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन कानपुर में ही मेमू ट्रेन की मेंटेनेंस कर सकती है, जिसे पहले कहीं और लेकर जाना पड़ता था। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई महाराष्ट्र से, जहाँ पर बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को दहिसर, वलभात और पोइजर रिवर्स के लिए रिस्टोरेशन एंड ब्यूटिफिकेशन के लिए 4 कंपनीज की तरफ से बिड्स रिसीव हो चुकी हैं। बेसिकली बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन तीनों रिवर्स को ब्यूटिफाई एंड रिस्टोर करके इन रिवर्स को टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप करना चाहती है, जिस कारण लास्ट ईयर BMC ने इन रिवर्स को रीडेवलप करने के लिए टेंडर इन्वाइट किए थे, जिसके लिए अब 4 कंपनीज की तरफ से बिड सबमिट की गई हैं। इन तीनों रिवर्स को रीडेवलप करने के लिए बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अप्रोक्सीमेटली 1400 करोड़ रुपए खर्च करने की अनाउंसमेंट की है। और अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो रिवर्स वाइडनिंग, कर्बिंग पोल्यूशन ऑफ रिवर्स, इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ वाटर, डेवलपिंग सीवर नेटवर्क, ब्यूटिफिकेशन ऑफ रिवर टैंक्स, कंस्ट्रक्टिंग डिसिल्टिंग एक्सेस रोड्स एज वेल एज सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स का कंस्ट्रक्शन किया जाने वाला है। और साथ ही साथ इन रिवर्स के सराउंडिंग एरियाज को रीडेवलप करके यहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस को भी डेवलप किया जाएगा। करंटली इन प्रोजेक्ट्स के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को सिलेक्ट करने का काम लास्ट स्टेजेस पर है और कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट 36 मंथ के टाइम पीरियड के दौरान इन रिवर्स को फुली रीडेवलप एंड रिस्टोर कर लिया जाएगा, जिसके बाद ये रिवर्स बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को मुंबई में वाटर प्रॉब्लम को कम करने में काफ़ी हेल्प करेंगी। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है कर्नाटका स्टेट से, जहाँ पर कर्नाटका गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो कर्नाटका स्टेट में 2 नॉन मेजर पोर्ट्स को सेटअप करने वाले हैं, जिसमें मोर देन 3000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। बेसिकली इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट कर्नाटका स्टेट के चीफ मिनिस्टर जी के द्वारा मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के दौरान की गई थी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि ये दोनों नॉन मेजर पोर्ट्स फुली ग्रीनफील्ड होंगी, जिन्हें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर डेवलप किया जाएगा। इनमें से एक पोर्ट को कर्नाटका के उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट के होन्नावर में सेटअप किया जाएगा, जिसे स्टेट गवर्नमेंट ही सेटअप करेगी और इस पोर्ट की डेवलपमेंट के लिए 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और वहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सागरमाला परियोजना के अंतर्गत भी 1172 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से एक और पोर्ट एंड अदर पोर्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पर डेवलपमेंट किया जाएगा। बेसिकली जैसा कि आप जानती हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में उनकी न्यू ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी पर काफी तेजी से काम करने की अनाउंसमेंट की है, जिसके अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट देश के सभी मैरीटाइम स्टेट्स के कोस्टल एरियाज को डेवलप करने वाली है। जिसके अंतर्गत कल मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट 2035 तक मैरीटाइम स्टेट्स के डेवलपमेंट के लिए $82 बिलियन यानी कि 6 लाख करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट करने वाली है। और उसी के अंतर्गत कर्नाटका गवर्नमेंट ने उनके कर्नाटका मैरीटाइम बोर्ड के साथ मिलकर मोर देन 3000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से 2 नॉन मेजर बोर्ड्स एंड अदर एग्जिस्टिंग बोर्ड्स को डेवलप करने का काम स्टार्ट करने वाली है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है एनटीटी इंडिया की तरफ से, जो कि एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर है। उन्होंने अनाउंस किया है कि वो तमिलनाडु स्टेट में एक कैप्टिव रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट सेटअप करने वाले हैं। बेसिकली एनटीटी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डाटा सेंटर ऑपरेटर है और एनटीटी का प्लान है कि वो इंडिया में उनकी सर्विसेज, नेटवर्क्स एंड डाटा सेंटर्स को और भी एक्सपैंड करने के लिए अप्रोक्सीमेटली $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और उनका ये भी प्लान है कि वो उनकी सभी डाटा सेंटर्स के एनर्जी डिमांड को फुली खुद के रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से ही पूरा करे। और उसी के अंतर्गत उन्होंने ऑलरेडी महाराष्ट्र स्टेट में 62
22.5 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट सेटअप कर लिया है और वहीं कर्नाटक में भी 27 मेगावाट का हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट सेटअप कर लिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनटीटी इंडिया देश में उनके नेटवर्क या सर्विसेज को और एक्सपेंड करने के लिए अप्रोक्सीमेटली $2 बिलियन की मेजर इन्वेस्टमेंट करने वाली है। और उनके इसी प्लान के अकॉर्डिंग उन्होंने लास्ट ईयर तमिलनाडु के चेन्नई में 1300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से तमिलनाडु स्टेट में सेकंड डाटा सेंटर को सेटअप करने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू साइन किया था। और इसी डाटा सेंटर की एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए एनटीटी नेट मैजिक, जो कि एनटीटी इंडिया की एक सब्सिडरी है, वो इस कैप्टिव रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट को सेटअप करने वाली है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी को लेकर, जहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, द मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, द इंडिया आईएनएक्स इंटरनेशनल एक्सचेंज, द नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड द सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में उनके मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFSC के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिए है। इस मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस में इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एंड डिपॉजिटरी, ये सभी इंस्टीट्यूशन शामिल होंगे। करंटली इंडिया वर्ल्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर है, लेकिन वर्ल्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर होने के बाद भी इंडिया गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम जैसे जेम्स एंड ज्वेलरीज की प्राइस को डिसाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि इंडिया में करंटली कोई भी इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज नहीं है। और इन सभी गोल्ड, सिल्वर जैसे प्रोडक्ट्स का प्राइस लंदन बुलियन एक्सचेंज, टोक्यो और शंघाई गोल्ड एक्सचेंज जैसे बड़े बड़े एक्सचेंज से डिसाइड होता है। और क्योंकि इंडिया वर्ल्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि वो इंडिया में एक इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज सेटअप करे और इंडिया बुलियन एक्सचेंज के लिए एक प्राइस सेटर बन सके। और उसी के अंतर्गत गिफ्ट सिटी में इस इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, डिपॉजिटरी एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन मार्केट को सेटअप किया जाएगा, जो कि इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज भी हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर, जहाँ पर अब ये डिसाइड किया गया है कि इस न्यू अंडर कंस्ट्रक्शन पार्लियामेंट बिल्डिंग में प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के चैम्बर्स को सेपरेट अंडरग्राउंड टनल से लिंक एंड कनेक्ट किया जाएगा। बेसिकली न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में प्राइम मिनिस्टर का हाउस साउथ ब्लॉक साइड, वाइस प्रेसिडेंट का हाउस नॉर्थ ब्लॉक साइड और वहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो चैम्बर होंगे वो करंटली एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्ट एंड श्रम शक्ति भवन के पास कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। और क्योंकि सेंट्रल विस्टा एक न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग होगी, तो आने वाले समय में यहाँ पर विजिटर्स एंड टूरिस्ट काफी बड़ी संख्या में आएंगे। तो ऐसे में सभी पॉलिटिशियंस की सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए इन अंडरग्राउंड टनल्स का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, जो इन सभी पॉलिटिशियंस की सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के साथ साथ सभी पॉलिटिशियंस की वीआईपी मूवमेंट को भी इंश्योर करेंगे। बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं कि जब रिपब्लिक डे वाले दिन दिल्ली में परेड होती है, तो उस समय बैरिकेड्स लगाकर पॉलिटिशियंस को आगे भेजा जाता है। तो ऐसे में इस तरह की सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए इन अंडरग्राउंड टनल्स का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, जिससे रिपब्लिक डे परेड जैसे ओकेजन्स पर पॉलिटिशियंस की वीआईपी मूवमेंट इन सिंगल लेन अंडरग्राउंड टनल से हो पाएगी। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है कर्नाटक स्टेट से, जहाँ पर कर्नाटक रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड ने कर्नाटक स्टेट में 2021 से 2026 तक ड्राफ्ट कर्नाटक रिन्यूएबल पॉलिसी को अनाउंस कर दिया है, जिसके अकॉर्डिंग 2026 तक कर्नाटक स्टेट में 20 गीगावाट तक के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया जाएगा। इस पूरी पॉलिसी को नेक्स्ट 5 ईयर्स तक कर्नाटक रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड इंप्लीमेंट करेगी, जिसके अकॉर्डिंग स्टेट में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट इकोसिस्टम क्रिएट किया जाएगा, ताकि स्टेट में लार्ज स्केल पर प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट किया जा सके। और KREDL एजेंसी ही स्टेट में स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन, सपोर्ट एंड ट्रांसमिशन लाइसेंसेस प्रोवाइड करेगी। ये रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी कर्नाटक स्टेट में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड टोटल 9 की मार्केट्स पर बेस्ड होगी, जिसमें ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स, प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग सोलर विंड हाइब्रिड, एनर्जी स्टोरेज, बायोमास, वेस्ट टू एनर्जी, मिनी एंड स्मॉल हाइड्रो, न्यू इनिशिएटिव्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सभी की मार्केट्स पर फोकस होगी। और इस टोटल 20 गीगावाट के सोलर प्रोजेक्ट्स में से 2 गीगावाट के सोलर प्रोजेक्ट्स रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स होंगे। बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन इंडस्ट्री की एनर्जी डिमांड बहुत तेजी से ग्रो होती जा रही है और आने वाले समय में इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काफी बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट की जाने वाली है। और उसी के अंतर्गत कर्नाटक जो मैरकॉम इंडिया रिसर्च की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लार्ज स्केल सोलर इंस्टॉलेशंस में इंडिया टॉप स्टेट है, उन्होंने इस ड्राफ्ट रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी को अनाउंस कर दिया है। जनरली इस पॉलिसी की डिटेल काफी लंबी है और आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके और जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।